नमस्कार दोस्तों, आज है 23 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने लाख करोड़ का ग्रीन बजट पेश किया। तो देखिए, राजस्थान की सरकार ने अभी हाल ही में राजस्थान की विधानसभा में कुल 5.37 लाख करोड़ रुपए का ग्रीन बजट पेश किया है। देखिए, राजस्थान राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है दिया कुमारी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं राजस्थान की। इन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पहला हरित बजट यानी कि ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट का कुल प्रावधान है 5.37 लाख करोड़ रुपए और ये बजट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों 2030 के अनुरूप है। आइए कुछ खास बातों को जान लेते हैं इस बजट में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, कुल 27,854 करोड़ रुपए हरित परियोजनाओं के लिए जो है इस बजट में रखा गया है, जो कि कुल बजट का कितना है 11.34%। और देखिए, जलवायु परिवर्तन अनुकूल योजनाओं के लिए योजना 2030 की घोषणा की गई इस बजट में। और जलवायु परिवर्तन केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की जो है के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं और 10 करोड़ रुपए के पेड़ सरकार लगाएगी इस वित्तीय वर्ष में और 2.5 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सब्सिडी भी देगी। और बजट में घोषणा की गई है कि कुल 4700 गाँव में जल संरक्षण संरचनाएं जो कि 2700 करोड़ रुपए की लागत से जो है संचालित की जाएंगी। और राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव योजना एवं वाहन स्क्रैप नीति लागू की जाएगी राजस्थान में। और हर जिले में राजस्थान के वेस्ट टू वेल्थ पार्क बनाए जाएंगे। देखिए, ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपके, चाहे किसी भी राज्य से हों, कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट में वेस्ट टू वेल्थ पार्क बनाने की घोषणा की है। तो ये इसका उत्तर तो राजस्थान ही होगा, आपको बताइए है, क्योंकि अभी आप राजस्थान का बजट देख रहे हैं। तो सारे पॉइंट को ध्यान से सुनते रहिए, कुल आपके लगभग 30 पॉइंट के आसपास हैं। देखिए, राजस्थान के बजट में स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी विकास केंद्र बनाने की घोषणा की गई है 250 करोड़ रुपए की लागत से। और ग्रीन अरावली विकास परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 20 लाख घरों में नए जल कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है इस बजट में। और ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिए 425 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के लिए 5,830 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है इस बजट में। और 1,000 नए ट्यूबवेल व 1,500 नए हैंडपंप बनाने की घोषणा की गई है। जल जीवन मिशन के तहत कुल 1,050 संविदा तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति होगी इस साल, इस बजट में ऐसी घोषणा की गई है। और राम जल सेतु लिंक परियोजना के लिए 9300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है इस बजट में। और राजस्थान वाटर ग्रिड कारपोरेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए का नया स्वरूप जो है जारी किया गया है। और ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर कुल 1,250 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। मतलब करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का जो है सरकार ने घोषणा किया है पूरे साल में। ये सब्सिडी एक किसान को नहीं मिलेगी, मतलब टोटल किसानों को जो सब्सिडी मिलेगी उसका मूल्य है 1,250 करोड़ रुपए, ठीक है। और सौर पंप और कृषि तालाबों के लिए 900 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 प्रतिवर्ष कर दी गई है। और गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी बोनस जो है दी जाएगी सभी किसानों को। और वैश्विक राजस्थान एग्रीटेक मीट की घोषणा की गई है। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और 1,500 नए स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा राजस्थान में। और राजस्थान के स्कूलों में अधिक सीसीटीवी, 1,500 अटल टिकरिंग लैब्स, डिजिटल तारामंडल नवाचार केंद्र, ओपन जिम। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। जयपुर में अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान बनाया जाएगा। और 8 नए जिलों में जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। याद रखिएगा, राजस्थान के जयपुर में क्या बन रहा है, अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान। ये आपको याद रखना होगा, आप किसी भी राज्य का एग्जाम देने जा रहे हों। और अगला प्रश्न है कि डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला चीन के बाद दूसरा देश कौन बन गया है। तो देखिए, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला
भारत जो है ये चीन के बाद दूसरा देश बन गया है। यानी कि भारत सरकार ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किया है। देखिए, भारत ने अपने विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है। इस पहल के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया है। देखिए, भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं जिनका नाम है के राम मोहन नायडू, इनके द्वारा किया गया ये ईपीएल कार्यक्रम, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस कार्यक्रम है, ये लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद करेगा। तो ये डिटेल से याद रखिएगा और आपको याद रखना है कि डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला चीन के बाद भारत दूसरा देश बन गया है दुनिया का। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड यानी कि न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल को शुरू किया है। तो देखिए, एन प्राउड पहल को केरल सरकार ने शुरू किया है और ये पहल घरों में और मेडिकल स्टोर से जो खराब और अनुपयोगी दवाएं हैं इनको इकट्ठा करके वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इसे सबसे पहले केरल के कोझिकोड कॉरपोरेशन और उल्लियरी पंचायत में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, जहां पर लगभग 2 लाख घरों और कई फार्मेसियों को कवर किया जाएगा। इसके बाद ये योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी, यानी कि पूरे राज्य में जितने भी घर हैं और मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे सभी खराब दवाओं को इकट्ठा करके उनको वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाएगा। ठीक है, तो केरल सरकार की योजना है एन प्राउड योजना, यानी कि न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल। ठीक है, योजना। केरल की बात करेंगे। देखिए, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। चौथा प्रश्न कि कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल पक्षी गणना में भारत में सबसे आगे है। तो देखिए, पक्षियों की प्रजातियों की संख्या के मामले में नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है। देखिए, जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है इसका आयोजन अभी हाल ही में 14 से 17 फरवरी तक किया गया, जिसमें भारत भर में कुल 1068 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। देखिए, पश्चिम बंगाल ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो कि राज्य की समृद्ध जैव विविधता और सक्रिय पक्षी प्रेमियों के योगदान को दर्शाता है। देखिए, जो पश्चिम बंगाल राज्य है यहाँ पर टोटल इस गणना में 543 पक्षियों की प्रजातियाँ देखी गई और इसी कारण ये नंबर 1 पर है पूरे भारत में। और उसके बाद पक्षी प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, 446 प्रजातियाँ यहाँ पे देखी गई। तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर असम और महाराष्ट्र हैं, 5वें पे कर्नाटक है। तो ये याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है लैसेंट की एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत में 1990 से 2021 तक भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में कितने % की गिरावट हुई है। तो देखिए, 2019 से 2021 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में 30% की गिरावट आई है। आत्महत्या मृत्यु दर मतलब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुसाइड की यहाँ पे बात हो रही है, जो लोग अपने आप को खुद से किल करते हैं उनकी बात हो रही है। देखिए, लैसेंट की एक हालिया अध्ययन जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरीज और रिस्क फैक्टर्स स्टडी 2021 के डेटा पर आधारित हैं। इनका यह अध्ययन बताता है कि वैश्विक स्तर पर औसतन हर साल 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। यानी कि पूरी दुनिया में इनका अध्ययन ये बताता है किसका, लैसेंट का, कि पूरी दुनिया में हर 43 सेकंड में एक आदमी सुसाइड कर रहा है। और सोचिए, 43 सेकंड में एक आदमी अगर सुसाइड कर रहा है तो 24 घंटे में कितने लोग करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, भारत में सबसे अधिक जो है महिलाएं आत्महत्या करती हैं, इस रिपोर्ट में भी बताया गया है, लेकिन उनका भी दर अब कम हो रहा है। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की गई है, जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है। और बता दें आपको, ये जो है देश है चीन, जहाँ पर चमगादड़ कोरोना वायरस की खोज की गई है और पूरी दुनिया में चिंताजनक विषय है क्योंकि ये भी कोरोना वायरस की तरह खतरनाक है। देखिए, चीन का जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसके वैज्ञानिक सी झेंगली के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने इस HKU5 कोविड 2 की पहचान चमगादड़ों में की है। ये वायरस मेरबेको वायरस उप प्रकार का है, जिसमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस भी इसको कहा जा सकता है, मतलब इसमें शामिल है। तो ये चमगादड़ कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, आप अभी से थोड़ा सा सावधानी रखिए। चीन से ये बीमारी कब भारत में आ जाए कोई ठिकाना नहीं है।
सातवां प्रश्न की हाल ही में किसे अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए चीफ बन गए हैं भारतीय मूल के काश पटेल। काश पटेल अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है अपने पद और गोपनीयता की। देखिए भारतीय मूल के काश पटेल को आधिकारिक रूप से 21 फरवरी 2025 को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नवे निदेशक के रूप में शपथ दिलाई गई। आपको बता दें जो काश पटेल हैं ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं जिन्होंने भगवत गीता पर शपथ ली जो कि अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। तो काश पटेल याद रखिएगा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका के नए चीफ। आठवां प्रश्न की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के वित्त वर्ष 2024-25 के GDP पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए इसको कर दिया गया है 6.3%। याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान जो है इसको 6.3% कर दिया है जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 6.4% के पूर्वानुमान से थोड़ा सा कम है। और नौ प्रश्न की हाल ही में किसने भारत मंडपम नई दिल्ली में सोल यानी कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया? तो देखिए सोल का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दें ये जो सोल कॉन्क्लेव कार्यक्रम है ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के नेताओं को तैयार करने पर केंद्रित है जिससे वे रणनीतिक निर्णय लेने अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान दृष्टिकोण विकसित कर सकें। सोल का एक समर्पित कैंपस गिफ्ट सिटी गुजरात के पास स्थापित किया जाएगा जो कि विश्व स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और 10वां की मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो देखिए मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस समारोह होगा इसके चीफ गेस्ट होंगे नरेंद्र मोदी। मॉरिशस देखिए हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है जो कि 1968 में ब्रिटिश शासन से मिली स्वतंत्रता की वर्षगांठ का प्रतीक है। यानी कि 1968 में जो आपका मॉरिशस है ये आज़ाद हुआ था ब्रिटिश सरकार से 12 मार्च के दिन, इसीलिए 12 मार्च को सेलिब्रेट करता है मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस। और आपको बता दें इस साल 2025 में जो समारोह होगा राष्ट्रीय दिवस समारोह मॉरिशस का, तो इसमें PM मोदी जो है की उपस्थिति इस आयोजन को और भी विशेष बना देगी और भारत मॉरिशस के मजबूत संबंधों को और सशक्त करेगी। तो याद रखिएगा मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के चीफ गेस्ट कौन होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे। और इसी वीडियो के साथ ये आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताया कीजिए क्योंकि इतनी संख्या में आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।